आज का टॉपिक हमारे पास है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और अरिथमेटिक सीक्वेंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ए डॉट बी डॉट लिखते हैं। ये बेसिकली कोई भी एक सीक्वेंस जो है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है या कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, उसको चेक करने का बारे में बात करते हैं, या इसकी डेफिनेशन कह सकते हैं आप इसको। अ सीक्वेंस जो है इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीक्वेंस इफ ए एन नेगेटिव ए एन नेगेटिव वन। अगर आप देखिए तो ए एन जो है वो नेक्स्ट टर्म है, ए एन नेगेटिव वन जो है वो प्रीवियस टर्म है। तो नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, इज द सेम नंबर फॉर ऑल। यानी कि अब ये देखें एग्जांपल, फर्स्ट वैल्यू क्या है, वन है, सेकंड वैल्यू क्या है, थर्ड है। सेकंड में से फर्स्ट माइनस करें तो थ्री माइनस वन करें, टू आ गया। ओके, फिर थर्ड में से सेकंड माइनस करें, फाइव माइनस थ्री तब भी टू आ गया। फिर फोर्थ में से थर्ड, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड। ये टू कंसेक्टिव टर्म्स का जब डिफरेंस लेते हैं तो आपके पास वो सबका सेम आना चाहिए। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस की कंडीशन होती है, और वो मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या कहलाता है, हमारे पास उसका डिफरेंस कहलाता है। तो कहता है द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। समय सेम होता है इसलिए कॉमन डिफरेंस का नाम दिया गया उसको, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से। कहता है thus an arithmetic progression is a sequence in which each term after the first term is obtained by adding fixed constant to the previous term। जैसे मैं दूसरी कंडीशन में समझा देता हूँ, आप ये देखें। अब ये थ्री है, वन में टू ऐड किया थ्री है, थ्री में फिर टू ऐड किया फाइव आया, फाइव में टू ऐड किया सेवन आया। प्रीवियस टर्म में एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो रही है, तो नेक्स्ट टर्म बनती जा रही है आपके पास। ठीक है, उसके बाद वो एडिशन भी हो सकती है, वो सब्ट्रैक्शन भी हो सकती है, दोनों कंडीशन अप्लाई की जा सकती हैं। और जिसके बारे में आप यहाँ पे देखें तो फर्स्ट टर्म ए वन है, फिर सेकंड में ए वन के अंदर डी ऐड हुआ है, फिर उसके अंदर ए वन के अंदर टू डी ऐड हुआ है, तो इस तरह सो ऑन ये चलता जाएगा आपके पास। और ये हमने वैसे 6.1 में क्वेश्चंस किए हैं कि जो लास्ट टर्म होगी वो ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी आता है हमारे पास, जिसको हम nth टर्म का नाम भी देते हैं, या इसको फॉर्मूला आपने याद रखना है। ये फॉर्मूला बेसिकली nth टर्म ऑफ मैथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला है, जो कि क्वेश्चन में यूज होगा। तो इसमें एक और चीज देखें, यहाँ पे लिखता है जो फिक्स्ड वैल्यू होगी, फिक्स कांस्टेंट वैल्यू जो होगी उसको हम कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं, ये बात कर चुके हैं। ये नोट देखें, यहाँ पे नोट में लिखा हुआ ए वन ए टू ए थ्री सो वन ए एन और इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी एक सीक्वेंस, एक प्रोग्रेशन गिवन है जो अरिथमेटिक है, तो इसका मतलब जब डी की बात करते हैं तो ए टू माइनस ए वन कर लें या ए थ्री माइनस ए टू कर लें, ये बात कर चुके हैं। ये सारे सेम होते हैं, इसको हम कॉमन डिफरेंस का नाम देते हैं। और जो ए एन है वो आपको पता है कि nth टर्म होती है हमारे पास, और क्योंकि सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो इसलिए जो nth टर्म होगी वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की होगी। यहाँ पे नोट देखें, कहता है फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ सो ऑन nth तक। जब n तक बात करते हैं हम, तो हमारे पास इसको डिनोट करते हैं ए वन ए टू ए थ्री सो वन ए एन रिस्पेक्टिवली। वो आपको पता है इसके बारे में। कहता है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज m माइनस n प्लस वन term where m denote the total number of terms of arithmetic progression। नेक्स्ट आप देखें, थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ एंड ओनली इफ टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर आप इनको सॉल्व करें, ठीक है, की बात जैसे मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। अगर फर्स्ट टू टर्म का डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है बी माइनस ए, फिर लास्ट टू टर्म का डिफरेंस निकालते हैं तो वो आता है सी माइनस बी। और हमें पता है कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल है क्योंकि दोनों डिफरेंसेस हैं। ये राइट साइड वाला माइनस बी जब इस साइड पे आएगा तो प्लस बी होगा, लेफ्ट साइड वाला माइनस ए जब राइट साइड पे जाएगा तो प्लस का सी प्लस का ए हो जाएगा, और ये बी प्लस बी हमारे पास टू बी आ जाएगा जो कि ए प्लस सी की इक्वल होगा। क्लियर होगी बात यहाँ तक। नेक्स्ट कहता है कि हमारे पास एनी टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट और लास्ट के अलावा कोई सी भी टर्म उठा ले आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ सम ऑफ टू टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट। मतलब उनका डिस्टेंस इनका सेम है,
ठीक है, उसके हाफ के इक्वल बनेगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपको पता है कि उसमें हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ना। सो वन सारा कुछ यही दिया हुआ है। अभी एग्जांपल देखें, जैसे ये कहता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस है, जो मैंने अभी आपको बात बताई कि मिडिल टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स। इस पे डिपेंड करता है, जैसे ये 1 3 5 7 9 11, ये मेरे पास है जी 3 और 3 6, यानी नंबर ऑफ टर्म 6 है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स 7 है, यानी एक में इवन है एक में ऑड है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इवन, तो मिडल वैल्यूज निकालने, दो मिडल्स वैल्यू होंगी, एक ये है और एक ये होगी, उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, हमारे पास ऊपर एग्जांपल थी, तो इसमें इवन था, तो इसमें मिडिल वैल्यू थी 5 एंड 7 थी हमारे पास, तो ये दो मिडिल वैल्यूज है। इफ द टोटल नंबर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑड, अगर ये ऑड हो जाए तो हमारे पास जारी सी बात है एक ही मिडिल वैल्यू होगी, जो कि हमारे पास उसका फॉर्मूला ये है, और जो एग्जांपल थी उसमें 7 मिडिल वैल्यूज है हमारे। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, कहता है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, इस तरह की कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उसके अंदर आपको सिलेक्शन करनी है, यानी लेट करना है, तो आप कैसे लेट करेंगे उसको, ये आपको याद करना होगा। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स होंगी तो आप ये यूज करेंगे ए माइनस बी, ए माइनस डी, फिर ए, फिर ए प्लस डी, या हमारे पास ऑप्शन होगा फर्स्ट टर्म ए ले लें, फिर सेकंड ए प्लस डी ले लें, थर्ड ले लें ए प्लस टू डी। ये दो ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, उसके लिए आप यूज करेंगे ए माइनस डी, ए माइनस थ्री डी, और फिर ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी लेंगे। यहाँ सेकंड ऑप्शन ये होगा, आप ए ले लें, फिर ए प्लस डी ले लें, ए प्लस टू डी ले लें, ए प्लस थ्री डी ले लें। ओके, और जिस तरह आपका दिल करे चूज की जा सकती है। सपोज दैट अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, इसमें लास्ट 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स चाहिए होंगी, तो वहां कंसीडर करते हैं एल जो है हमारे पास वो लास्ट टर्म है, तो वो आ जाएगी एल माइनस थ्री डी, एल माइनस टू डी, एल माइनस डी और एल हमारे पास। नेक्स्ट हमसे कहता है इफ ईच टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज इंक्रीज और डिक्रीज, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे आप देखिए, एक A1 है, फिर A2 है, AN तक है। अब इसमें K ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें, हम एडिशन की बात करते हैं। इसमें K ऐड कर लिया, इसमें K ऐड कर लिया, हर टर्म के अंदर K ऐड हुआ है, तो तब भी वो जो आंसर बनेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही रहेगी, बट एक कंडीशन है कि ये सेम वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपके पास, हमारे पास है जी 1 3 5 7 9, सो वन चलता जाएगा। अगर मैं इन सब के अंदर 1 1 ऐड कर दूं, तो 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 3 में 1 ऐड किया 4 आ गया, 5 में 1 ऐड किया 6 आ गया, 7 में 1 ऐड किया 8 आ गया, 9 में 1 ऐड किया तो 10 आ गया। अब इन सबका डिफरेंस 2 2 2 आ रहा है, तब भी ये कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, तो ऑटोमेटिकली फिर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रहेगी। इस तरह मल्टीप्लाई के वाले हैं तब भी वही आना है, अगर डिवाइड के वाले हैं तब भी वही आना है, बट चेंज क्या आ रहा है आपके पास, जब आप एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो कॉमन डिफरेंस डी रहेगा, जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवीजन की बात करते हैं जो डिवाइड कर रही होगी वैल्यू वो डी को भी डिवाइड करेगी। ये कॉमन डिफरेंसेस हैं, एज ऑब्जेक्टिव इसको याद कीजिएगा आप लोग। कहता है द टर्म बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज आल्सो एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप कोई सी दो, आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन है, आपके पास दो सेपरेट गिवन है, आप उन दोनों को ऐड करें जो आंसर आए, या दोनों को सब्ट्रैक्ट करें जो आंसर आए, वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.2 की तरफ। जी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.2, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। कहता है फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये अरिथमेटिक सीक्वेंस मौजूद है, तो हमें पता है यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है हमारे पास वो 9 है, और जो सेकंड टर्म है वो 16 है। जब हमने डी यानी कॉमन डिफरेंस निकालना होगा इसका, तो उसका हमने कहा था सेकंड में से हम फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो जिसमें हमारे पास आता है 16 माइनस 9, इनको सॉल्व किया तो 7, ये मेरा डी फाइंड हो गया। अब आपको पता है कि जब फर्स्ट टर्म के अंदर 7 ऐड हुआ तो वो 16 बना, 16 में 7 ऐड हुआ 23 बना। इसका मतलब ये हुआ कि हर टर्म के अंदर हम डी को ऐड करते हैं,
अब हमने नेक्स्ट टू टर्म्स निकालनी है। क्वेश्चन में देखें तो 3 टर्म्स गिवन है। जब मैं 4 टर्म निकालूंगा तो सारी सी बात है थर्ड टर्म के अंदर मैं डी ऐड कर दूंगा। तो इसमें जब पुट करते हैं तो थर्ड टर्म मेरे पास 23 है, इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 30। अब जब मुझे निकालनी होगी इसकी फिफ्थ टर्म, जब फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो फोर्थ टर्म के अंदर मैं डी ऐड कर दूंगा। फोर्थ टर्म मेरे पास अब आ गया 30, 30 में डी ऐड किया तो 37। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टू टर्म्स बनी वो 30 बनी और 37 बनी, और जो डिफरेंस बना वो 7 का बना। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस कॉमन डिफरेंस इज 7। कॉमन डिफरेंस is 7 and next two terms are 30 and 37। और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नंबर 2 दिया हुआ है, फर्स्ट वैल्यू 5 है, यानी कि A1 जो है वो 5 है, A2 जो है वो 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 है। जब हम इसमें डिफरेंस निकालेंगे तो हमने कहा था सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू कर लेते हैं। जो सेकंड वैल्यू है वो है 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, माइनस फर्स्ट वैल्यू करें तो वो 5 है, तो 5 से 5 क्या हो गया हमारा कैंसर। तो द वैल्यू ऑफ डी जो बनी वो स्क्वायर रूट 2 आ गया। इसमें भी 3 टर्म गिवन है, हमने इसकी फोर्थ टर्म फाइंड करनी है। तो फोर्थ टर्म मैंने भी बताया कि जो थर्ड टर्म है उसके अंदर हम डी ऐड कर देते हैं। तो जो थर्ड टर्म है वो मेरे पास है जी 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2 है। इसके अंदर फिर स्क्वायर रूट 2 ऐड कर देंगे जो डी की वैल्यू है। ये 5 प्लस, ये आप देखिएगा 2 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, ये 3 स्क्वायर रूट 2 होता है हमारे पास। आप कैलकुलेटर पे राइट करके देख सकते हैं इसको। 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस फिर स्क्वायर रूट 2, तो ये मेरे पास 3 स्क्वायर रूट 2 आता है। तो ये मेरे पास आ गई इसकी फोर्थ टर्म। अब मुझे निकालनी है इसकी फिफ्थ टर्म। जब मैं इसकी फिफ्थ टर्म निकालूंगा तो सारी सी बात है फोर्थ टर्म के अंदर मैं फिर डी ऐड करूंगा। तो जब फोर्थ टर्म मेरे पास आई थी वो आई है 5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2, डी भी स्क्वायर रूट 2 है, तो मेरे पास आ जाएगा 5 प्लस 4 स्क्वायर रूट 2, ये आ जाएगी मेरे पास फिफ्थ टर्म। तो लास्ट में लिखेंगे हैंस, मैं जो मैंने ऊपर लिखा था वो यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, यहाँ मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। और इसका कॉमन डिफरेंस देखें तो स्क्वायर रूट 2 था मेरे पास। कॉमन डिफरेंस इज स्क्वायर रूट 2 and next two terms are 5 plus 3 square root 2 and 5 plus 4 square root 2। इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा, साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, कहता है राइट द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस विद गिवन इन्फॉर्मेशन। अगर आप देखें तो A1 गिवन है, मतलब फर्स्ट टर्म गिवन है, तो हमें सेकंड टर्म निकालनी है। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि जो सेकंड टर्म होती है वो उसमें फर्स्ट टर्म के अंदर डी ऐड होता है, इसमें डी भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट टर्म कितनी है 2 है, प्लस डी कितना दिया हुआ हमारे पास 13, इसको ऐड किया तो हमारे पास सेकंड टर्म आ गई 15। उसके बाद हमने फर्स्ट भी आ गई, सेकंड भी आ गई, अब हमने निकालनी है थर्ड टर्म। जब थर्ड टर्म निकालेंगे तो सारी सी बात है सेकंड टर्म के अंदर हम डी ऐड करेंगे। जब सेकंड टर्म के अंदर डी ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा सेकंड टर्म जी 15 प्लस डी मेरे पास कितना है यहाँ पे 13, तो ये मेरे पास आ जाएगा 28। तो इसका मतलब जो जो थर्ड टर्म बनी वो 28 आ गई। लास्ट पे लिखेंगे हैंस फर्स्ट 3 टर्म्स आर, वो कौन कौन सी हैं जी, 2 गिवन थी, 15 और 28। इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसी है। A1 दिया हुआ है, हमने A2 निकालना है। वो फर्स्ट टर्म के अंदर हम डी ऐड करते हैं,
जो फर्स्ट टर्म है वो 12 है, 12 प्लस माइनस 13, इसका मतलब 12 माइनस 13 निकालेंगे तो -1 आ जाएगी। जब हमने थर्ड टर्म निकालनी होगी तो सेकंड टर्म के अंदर हम फिर डी ऐड करते हैं। वैसे इसका एक और फार्मूला भी है, लेकिन क्योंकि मैंने क्वेश्चन में 1 आपको इस फार्मूले से करवाए हैं तो इसलिए मैं इसको इस फार्मूले से कर रहा हूँ। -1 A2 की वैल्यू आ गई, डी की वैल्यू -13 आ गई, तो -1 -13 जो कि -14 आ गई। ये इसकी थर्ड वैल्यू आ गई। फर्स्ट वैल्यू गिवन थी, सेकंड और थर्ड वैल्यू हमने खुद निकाल ली। और लास्ट पे हम सेंटेंस लिखते हैं हैंस फर्स्ट थ्री टर्म्स आर, और वो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास 12 थी। ठीक हो के बाद यहाँ 12 राइट कर देते हैं, फिर -1 है और फिर -14 है। इसी के साथ आपका पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट होगा और साथ से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, फाइंड an+1 एंड a2n इफ। हमारे पास गिवन है an जो कि 4 + 3n की इक्वल है। अब एक चीज देखें, यहाँ पर n है और यहाँ पर है n+1। हमें n की जगह पर n+1 चाहिए, तो इसलिए मैं करता हूं बाय रिप्लेसिंग n विद n+1। तो जहां जहां n है वहां n+1 लगा देंगे। तो देखिए ये n+1 बन गया लेफ्ट साइड में। इसको सॉल्व करते हैं राइट साइड को। 3 को मल्टीप्लाई करवाया तो 3n+3। तो यहाँ पर an+1 जो है वो 4 + 3 7, 7 + 3n, ये मेरा इसका आंसर आ गया फर्स्ट वाला। फिर हमने निकालना है a2n। फिर हम लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है मेरा, an = 4 + 3n। लेकिन अब देखिए मुझे 2n चाहिए। इसका मतलब अब जो n रिप्लेस होगा वो 2n से होगा। बाय रिप्लेसिंग n विद 2n, तो यहाँ पे आ जाएगा a2n = 4 + 3 × 2n। तो a2n = 4 + 3 2s are 6n। ये आपका a2n भी फाइंड हो गया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक सीक्वेंस। A1 गिवन है, D गिवन है, A14 निकालना है। अब देखें, अगर मैं प्रीवियस फॉर्मूला की बात करता हूँ तो A14 होता था A13 + D, लेकिन A13 तो मेरे पास क्वेश्चन में है ही नहीं, तो इसका मतलब है मैं इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था nth टर्म फॉर्मूला, वो क्या होता था हमारे पास, an = A1 + n-1 × D। वैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे। अगर आप देखें A14 है, A14 का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमने 14 निकालनी है, तो यहां मैं क्या करूंगा, n की जगह पर 14 पुट कर दूंगा। तो यहाँ जब 14 पुट करते हैं तो ये A14 आता है। जो A1 की वैल्यू है वो 3 है, n की जगह पे 14 -1, और जो D की वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है 7। इसको सॉल्व करते हैं, 3 + 14 -1 करते हैं तो 13 आता है, और 13 × 7। जब 13 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 91 आता है, और जब इसमें 3 ऐड करते हैं तो 94 आता है। तो ये मेरी इसकी आ गई 14 टर्म, और इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सिमिलरली बिल्कुल इसका सेकंड पार्ट है, बस यहाँ पर हमें खुद वैल्यूज कुछ फाइंड करनी पड़ेंगी। जैसे आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू A1 होती जो 8 है, जो D होता था वो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते थे, मतलब 3 - 8 करेंगे हम, क्योंकि सेकंड वैल्यू 3 है, सेकंड माइनस फर्स्ट करते थे तो ये D की वैल्यू -5 आ गई, और A12 आपने निकालना है। सेम वही फार्मूला राइट करते हैं, an = A1 + n-1 × D। जब वैल्यू पुट करते हैं, n की वैल्यू पुट करनी है हमने 12, क्योंकि अब हमने 12 फाइंड करनी, 12 टर्म। तो = A1 मेरे पास है जी 8 + n की जगह पे 12 -1 और D की जगह पर -5। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कोर्स सुनिएगा। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। सेकंड में से फर्स्ट निकाला, 3 - 8 निकाला 5, ये D आ गया मेरे पास। इस D की जगह पुट हो गया। फिर A1 की जगह पर ये 8 आ गया। अब
12 टर्म निकालनी, तो एन की जगह पे 12 पुट कर दिया। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख भी देता हूँ, एन इज इक्वल टू 12 मेरे पास आती है। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 8 प्लस ये 11 इंटू -5 आता है। 11 को जब -5 से करते हैं तो -55 आता है। तो इसका मतलब जब 12 टर्म निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली 55 में से जब 8 निकालेंगे तो माइनस का 47 आ जाएगा। और इसी के साथ आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होगा और साथ ही क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ, द 18 एंड द 30 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस आर 367 एंड 499 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब A18 वो गिवन है मेरे पास 367 एंड A30 वो मेरे पास गिवन है 499। अच्छा, कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस आर लेस देन 1000। चलिए इसके बाद मैं बाद में करता हूँ, पहले आप ये इसको सॉल्व करके देखते हैं हमारे पास। तो अब जब हम ए एन फॉर्मूला यूज करते हैं, गौर से देखिएगा यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू क्या होता था, A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब मैं यहाँ पर A2 लगाता हूँ तो क्या आता है, A1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इसका मतलब A2 जो होता था वो A1 प्लस डी होता था। इस तरह जो A3 होता था वो A1 प्लस 2D आ जाएगा। तो जब A4 की बात करेंगे तो A1 प्लस 3D आ जाएगा। तो जब A18 की बात करते हैं तो वो A1 प्लस 17D हो जाएगा। और A30 की बात करते हैं तो A1 प्लस 29D हो जाएगा, ये इस फॉर्मूले के मुताबिक। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को, इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि मैंने बेसिकली फाइंड करने हैं A1 और D की वैल्यू। तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करता हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये आ जाएगा A1 प्लस 17D इज इक्वल टू 367, A1 प्लस 29D इज इक्वल टू 499। इसको जब माइनस करेंगे तो अकॉर्डिंग टू सबट्रैक्शन रूल इन सब के साइन चेंज होंगे और कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो जब मैं 17 माइनस 29 करता हूँ तो माइनस का मेरे पास 12D आता है, और इज इक्वल टू इनको माइनस करते हैं तो माइनस का 132 आता है। जब डी निकालते हैं तो -132 ओवर -12 आता है, और डी की वैल्यू जो आती है मेरे पास वो 11 आ जाती है। हैंस द वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू 11। ये क्योंकि मुझे आगे भी यूज करनी है। अब ए की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ। बाय पुटिंग डी इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास आ जाएगा A1 प्लस 17 इंटू 11 इज इक्वल टू 367। ये A1 प्लस 17 को जब 11 से करेंगे तो ये 187 आ जाएगा इज इक्वल टू 367। A1 इज इक्वल टू 367 माइनस 187, सो A1 इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। A1 भी फाइंड हो गया, डी भी फाइंड हो गया। क्वेश्चन की कंडीशन हमारे पास देखें, क्वेश्चन कंडीशन ये थी कि हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। इस सीक्वेंस में कितनी टर्म्स होंगे जो लेस देन 1000 पे जाएंगी। तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो लास्ट टर्म आएगी ना वो an ले लेते हैं, जो कि लेस देन 1000 हो। अब an का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 1000। A1 मेरे पास आया 180 प्लस n हमने फाइंड करना है, D मेरे पास आया 11 लेस देन 1000। 180 प्लस 11 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 11n माइनस 11 लेस देन 1000। अब ये देखें 11n इस साइड पे दिया, 180 जब राइट साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 11 जब आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 831। और जब 11 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा, जो कि लेस देन बनेगा मेरे पास 75.5। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स जो होती हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं,
मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ आपको कि जो मेरा n है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। सो जो मैं नंबर ऑफ एन टर्म्स यूज करता हूँ वो 75 कंसिडर कर लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। सो उसने पूछा था कितने हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होंगी लेस देन 7। हम लिखेंगे लेस देन 1000, सॉरी। हम लिखेंगे हैंस पॉसिबल नंबर ऑफ टर्म्स लेस देन 1000 और 75। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, कहता है इज 301 अ टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, 5 है, 11 है, 17 है और ये 100 है। कहता है अगर मैं ये इसको इंक्रीज करता जाऊं तो क्या उसमें 301 आता है या नहीं आता। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो 301 है ना वो हमारी लास्ट टर्म है, ठीक है की बात। और हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है और जो डी है वो 11 माइनस 5 करें तो 6 आ गया। हम nth टर्म का फार्मूला निकाल लेते हैं। nth टर्म फार्मूला क्या था हमारे पास जी, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, n निकालेंगे। अगर n हमारे पास नेचुरल हुआ इसका मतलब 301 इस सीक्वेंस में आता है। अगर हमारे पास 301 नहीं आया तो इसका मतलब n जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 301 जो है वो इस प्रोग्रेशन में नहीं आता। तो ये आपके पास आया 301 इज इक्वल टू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू 6। 301 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 एन माइनस 6। 301 इज इक्वल टू 5 माइनस 6 करते हैं तो माइनस 1 आता है। माइनस का 1 जब लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 302 और 6 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा और इसकी कटिंग करें तो 151 डिवाइडेड बाय 3 आता है। और ये जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। सो 301 जो है वो उसमें गिवन एक्सप्रेशन गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म नहीं है। लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस 301 is not any term of given AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया हुआ, इफ 2x x प्लस 8 एंड 3x प्लस 1 आर इन AP। हम लिखेंगे 2x कॉमा x प्लस 8 कॉमा x प्लस 1 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने d का फॉर्मूला पढ़ा था। d क्या होता था हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते थे ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ x A2 माइनस A1। तो सेकंड क्या है मेरे पास x प्लस 8 माइनस 2x। इसका मतलब जो d आता था वो मेरे पास आ जाएगा 8 माइनस x। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा हुआ है कि जो थर्ड टर्म होती है उसमें सेकंड टर्म अगर माइनस करें तब भी तो डी फाइंड होता है। इसमें थर्ड टर्म हमारे पास है जी 3x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 8। ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है इसमें क्योंकि टू टर्म्स है मेरे पास। इसको ओपन करते हैं तो ये माइनस का x और माइनस का 8 आ जाएगा। सो जो दोबारा डी आएगा वो मेरे पास आएगा जी 2x माइनस 7। अब देखें कि जो फर्स्ट डिफरेंस है वो मेरे पास आया 8 माइनस एक्स, सेकेंड डिफरेंस आया 2x माइनस 7। तो हमें पता है कि आप कंजक्टिव टर्म का जब भी डिफरेंस लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये दोनों आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब 8 माइनस एक्स जो है वो इज इक्वल टू है 2x माइनस 7 की। और इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। वो कैसे है जी 8 प्लस 7 हो जाएगा और ये माइनस का x इस साइड पे प्लस का हो जाएगा।
यह आ जाएगा 8 + 7 15 इज इक्वल टू 3x। 15/3 इज इक्वल टू x। 15 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। हैंस द वैल्यू ऑफ x जो है वो मेरे पास 5 आ गई, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, ये सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह इसका सोल्यूशन होना है। कहता है कि विच टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 3,8,13 सो ऑन इज 123। ये जो 123 है ना, ये कौन सी टर्म नंबर है? ठीक है की बात, यानी कि जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया, सारा सोल्यूशन वही है। जो फर्स्ट टर्म है वो मेरे पास 3 है, जो डी है वो 8 - 3 है जो कि 5 है, और जो 123 है ये कंसिडर कर लेते हैं ये nth टर्म है। हमने n फाइंड करना है, तो इसमें फार्मूला लगाते हैं nth टर्म फार्मूला, ए एन इज इक्वल टू A1 + n - 1 इंटू डी। ए एन मेरे पास है जी 123, A1 मेरे पास है जी 3, n मैंने फाइंड करना है, जबकि डी मेरे पास 5 है। यहाँ के पास आ जाएगा 3 + 5n - 5, 123। 3 - 5 करते हैं तो ये -2 आता है, और -2 जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये +2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 125 इज इक्वल टू 5n। 125/5 करते हैं तो ये n आता है। इसका मतलब जो वैल्यू ऑफ n बनेगी वो 25 बन जाएगी। तो n क्या था जी? नंबर ऑफ टर्म्स, वो हमने इसमें फाइंड करनी थी, और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, इसमें भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। वो मेरे पास है जी 30 है, 29.5 है, फिर 29 है, और ये 100 है। कहता है ये ना देखिए वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। कहता है वैल्यू कम होती 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 नेगेटिव टर्म स्टार्ट होगी, तो अपने बताना है जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी ना वो कौन सी होगी। मतलब कि अब वो 10th नंबर होगा, 20 होगा, 30 होगा, 40 होगा, वो कौन सी टर्म होगी वो हमें निकालनी। जैसे फर्स्ट पे देखें 30 है, सेकंड पे 29.5 है, इस तरह। तो यहाँ मैं लिखता हूँ फर्स्ट टर्म जो कि मेरे पास 30 है। अगर मैं निकालूं इसका जो है वो डी, डी क्या होता था? सेकंड माइनस फर्स्ट। इसको सॉल्व करें तो -1/2, -0.5 आता है। मैं फ्रैक्शन फॉर्म में यूज कर लेता हूँ, मेरे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो टर्म हमने फाइंड करनी है ना वो nth टर्म है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसने कहा वो नेगेटिव है, इसलिए मैं कंसीडर करूंगा जो nth टर्म होगी ना वो लेस देन 0 होगी। ठीक होगी बात। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। वो क्या फार्मूला था? A1 + n - 1 इंटू डी लेस देन 0। इसमें A1 की वैल्यू पुट करते हैं जो कि 30 है, प्लस n हमने फाइंड करना है, जो डी की वैल्यू है वो -1/2 है, और ये लेस देन 0 है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 30 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 30 हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा n - 1 इंटू -1/2 लेस देन -30 हो जाएगा। फिर जब ये n-1 इंटू ये -1 इधर रह जाएगा, जब 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, 30 × 2 करेंगे तो 60 रह जाएगा। माइनस को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -n+1 लेस देन -60। जब प्लस का 1 उस साइड पे जाएगा तो वो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का n जो है वो लेस देन -61 हो गया। लेकिन जैसे ही n कन्वर्ट होगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये कहने के -1 पे डिवाइड करवा दिया तो ये आ गया 61। अब जब n की nth टर्म हमने ली थी नेगेटिव, वो नेगेटिव कब होगी? जब 61 से ज्यादा होगी। 61 से ज्यादा जितनी टर्म्स आएंगी वो नेगेटिव आएंगी, लेकिन जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएंगी वो 61 के फौरन बाद आएगी, और वो कौन सी आएगी? 62। हम लास्ट लिख देंगे हैंस कि जो 62 टर्म होगी ना वो इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
तो मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ इसको। देखिए अब ये हमने लिया था कि ए एन लेस देन 0 नेगेटिव लिया था, तो 61 तक तो पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब एन की 61 से ज्यादा टर्म होगी फिर नेगेटिव होगी, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म 62 बन गई। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दिया हुआ है, इसे भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस किया था, इसी कैटेगरी का हमारे पास क्वेश्चन। आप देखिए इसमें कहता है द सेवंथ टर्म एंड द 21st टर्म, 21 टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और 37 एंड 107। यानी कि जो 7 टर्म है वो हमारे पास है जी 37, और जो 21st या 21 है वो मेरे पास है जी 107। अगली बात, फाइंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने फाइंड करनी एंड इट्स 100 टर्म फाइंड करनी है। पहले हम A7 की बात करते हैं, तो वो A1 प्लस 6D होता है, बार बार फॉर्मूले किए हुए हमने। और A21 की बात करें तो वो A1 प्लस 20D हो, और ये आपके पास बन गई दो इक्वेशंस। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दूं, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, क्योंकि मुझे ए और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 37, A1 प्लस 20D इज इक्वल टू 107। अकॉर्डिंग टू सब्ट्रैक्शन रूल इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये A1 से A1 कैंसिल, 6 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 14D आ जाएगा, और 37 माइनस 107 करेंगे तो माइनस 70 आ जाएगा। तो D जो है वो इज इक्वल टू होगा माइनस 70 डिवाइडेड बाय माइनस 14, तो द वैल्यू ऑफ D जो बनेगी वो 5 बन जाएगी। अब मुझे A की वैल्यू चाहिए, तो मैं ये D की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ बाय पुटिंग D इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मेरे पास ये A1 प्लस 6D इज इक्वल टू 37 था मेरे पास। तो 6 को जब 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30 आता है। 30 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस का 30 हो जाएगा, तो यहाँ से जो A1 की वैल्यू आ गई वो 7 आ गई। उसने कहा था आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालनी है। अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो मैं यहाँ पर जो यूज कर रहा हूँ वो सिंपली यही यूज कर रहा हूँ कि फर्स्ट टर्म सेम एज इट इज, यानी कि फर्स्ट 7 है, फिर इसमें D ऐड किया तो 7 प्लस 5 12, फिर D ऐड किया प्लस 5 ऐड करना है, ये 17 आ गया, फिर 5 ऐड किया 22 आ गया, और ये किस में आ गया, RNAP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ गया। सो अब हमें निकालनी थी इसकी 100 टर्म। तो 100 टर्म फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, A100 इज इक्वल टू A1 प्लस 99D। तो वैल्यू पुट करते हैं, A1 मेरे पास 7 है प्लस 99 इंटू 5 आ गया मेरे पास। अब 5 को जब 99 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 495, जब उसमें 7 ऐड करेंगे तो 502। ये हमारे पास 100 टर्म आ गई, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दिया हुआ, इफ 1/a-c और 1/b-c 1/b-a आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमारे पास मौजूद है। कहता है देन शो दैट a-b/a-c इज इक्वल टू a-c/b-a। ये हमने इसके अंदर प्रूफ करना है कि 1/a-c फिर 1/b-c और 1/b-a, ये मेरे पास है जी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जब प्रूफ करने की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि कॉमन डिफरेंसेस निकालते हैं। जब फर्स्ट टू वैल्यू का कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/b-c माइनस 1/a-c। ये क्या आ गया, हमारे पास D आ गया। जब नेक्स्ट निकालते हैं कॉमन डिफरेंस यानी लास्ट टू वैल्यूज का, तो थर्ड वैल्यू माइनस
सेकंड वैल्यू मेरे पास आ जाती है। अब आपको पता है कॉमन डिफरेंस आपस में इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब 1/b-c माइनस 1/a-c, ये इज इक्वल टू हमारे पास है 1/b-a माइनस 1/b-c। लेफ्ट साइड पे एलसीएम लेते हैं, तो ये आ जाएगा b-c इंटू a-c, तो b-c कैंसल, तो a-c माइनस b-c। राइट साइड पे भी एलसीएम ले लेते हैं, तो ये आता है b-a इंटू b-c, तो ये b-a कैंसल, तो यहाँ पर b-c कैंसल। अगर आप ऊपर ब्रैकेट ओपन करें तो वो a-c माइनस b प्लस c ओवर b-c इंटू a-c। यहाँ ब्रैकेट ओपन करें तो b-c माइनस b प्लस a ओवर b-a इंटू b-c। यहाँ देखें तो ये c कैंसल, यहाँ नोट करें तो ये b कैंसल, और ये जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू बचेगी वो बचेगी a-b ओवर b-c इंटू a-c, a-c ओवर b-a इंटू b-c। उसके बाद आप देखें तो ये b-c से b-c कैंसिल हो गया हमारे पास, तो पीछे बचा a-b ओवर a-c इज इक्वल टू a-c ओवर b-a। लास्ट पे हम लिखते हैं हेंस प्रूफ, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 12 क्वेश्चन मेरे पास है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स, यानी हमने 3 डिजिट्स नंबर बताने हैं, वो कितने होंगे, विच आर डिविजिबल बाय 7, जो 7 पे डिवाइड होते हैं। अब आपको पता है कि जो 3 डिजिट नंबर होते हैं वो 100 से लेकर 999 तक होते हैं, लेकिन इनमें से हमने वो नंबर लेने हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं। जैसे अब 100 है, वो 7 पे डिवाइड नहीं होता। 101 वो भी 7 पे डिवाइड नहीं होता। 102 वो भी 7 पे डिवाइड नहीं होता। सेम लाइक डेट 103 104 ये 7 पे डिवाइड नहीं होते, लेकिन जो 105 है वो 7 पे डिवाइड होता है। ठीक हो कि बाद 15 आता है। इस तरह हमने वो नंबर्स लेने हैं जो 7 पे डिवाइड होते हैं, तो वो जो स्मॉलेस्ट नंबर बनता है वो बनता है हमारे पास 105। 105 के बाद हमारे पास आता है 112, और 112 के बाद आता है 119। ये नंबर 7 पे डिवाइड होते हैं, और ये 100 चलते जाएंगे, लेकिन ये 999 जो है वो 7 पे डिवाइड नहीं होता। इस तरह 998 भी नहीं होता, 997 भी नहीं होता। सो ये इसमें अगर 996 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, लेकिन 994 जो है वो 7 पे डिवाइड होता है। ये समझे, आपको ये नंबर्स याद करने पड़ेंगे या आप डिवाइड कर सकते हैं। तो उसमें अब आपने ये बना ली, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना ली आपने उन नंबर्स की जो 7 पे डिवाइड होते होंगे। ओके, सो लास्ट में इसके मुताबिक हम देखते हैं, तो हमें अच्छे से पता है कि इसमें जो A1 है वो मेरे पास 105 है, जो D है वो मेरे पास आ जाएगी 112 माइनस 105, जो कि मेरे पास 7 आ जाएगा, और जो लास्ट टर्म होती है वो AN होती है, वो मेरे पास 994 है। अब हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, तो वो यानी n फाइंड करना है, तो हम nth टर्म फार्मूला लगा लेते हैं इसमें, जो कि an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है मेरे पास। वैल्यू पुट करें तो an इज इक्वल टू 994 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 105, n हमने फाइंड करना है, जो d की वैल्यू है वो 7 है। 994, उसके बाद आप देखें तो ये 105 प्लस 7n-7 हो जाएगा, 7 दोनों से मल्टीप्लाई जो होगा, तो मेरे पास आ जाएगा 994 इज इक्वल टू 7n प्लस
105 में से 7 को माइनस किया तो ये 98 आ गया। नेक्स्ट अब देखिए 994 माइनस 98 इज इक्वल टू 7n हो जाएगा। 994 में से 98 को माइनस किया तो 896 आ गया हमारे पास, और 7 जो है वो इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और जब 896 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 128। इसका मतलब जो नंबर ऑफ 3 डिजिट्स बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे 128, और ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखिए कहता है फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, हमने एंड से निकालनी है कि हमारे पास लास्ट साइड से कौन सी बनेगी। मतलब ये कह लें कि हमने 185 से पीछे की तरफ आना है, ठीक है। लेकिन जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो गिवन है 8 है, 11 है, 14 है, सो ऑन, ये 185 है। अगर आप इनमें देखें तो इसमें 3 का डिफरेंस है। अब हमने एंड से चाहते हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पर मैं चाहता हूं कि 185 है ना, 185 से पहले मेरे पास आएगा 182, फिर आएगा 179, फिर आएगा 176, इस तरह ये एंड से पीछे आ रहे हैं हम ना। तो एंड से पीछे आना और चेक करना 8 टर्म कौन सी बनती है। पहले जो हम करते आ रहे थे हम वो यहाँ नेक्स्ट चेक करते थे फिर 8 टर्म निकालते, यानी इसका उल्ट हो गया। तो बड़ा आसान सा तरीका है, हम क्या करते हैं कि जो मेरे पास सीक्वेंस दी है ना उसको हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसको हम जैसे दोनों तरह से लिख सकते हैं। यानी कि मैं इसको लिखता हूँ, इट कैन बी रिटन एज 185 कॉमा 182, कम कर रहा हूं मैं, ठीक है। फिर 179 कॉमा डॉट डॉट डॉट, हमारे पास था 14, फिर 11, फिर 8। अब डायरेक्ट बन जाएगा मेरे पास, ठीक होगी बात, क्योंकि अभी कम हो रही है ना हमारे पास, तो मैंने यहाँ से जाना था। तो यहाँ से अगर A1 देखें तो 185 आ गया, और डी देखें तो इसमें आ गया 182 माइनस 185, जो कि -3 आ गया मेरे पास। और जो इसमें लास्ट टर्म बनेगी वो हमारे पास ए, बल्कि मुझे 2 वैल्यूज चाहिए होंगी क्योंकि मुझे निकालनी है 8 टर्म। 8 टर्म फार्मूला क्या होता था, A1 प्लस 7D होता था। A1 की वैल्यू 185 प्लस 7 इंटू -3, 185 -21 आ गया, 7 3 21 होता है ना। इसको माइनस करेंगे तो 164, ये देखें। अब पीछे से इधर आ रहे हैं हमारे पास 164, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इसी के साथ कैसे में 13 भी कंप्लीट हो गया। इस समय 14 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। एक प्रोग्रेशन हमारे पास गिवन है 3/7 होल पावर 10, 10/7 होल पावर 10, 17/7 होल पावर 10, और ये सो ऑन है। अगर आप इस प्रोग्रेशन के अंदर एक चीज नोट करें कि उसमें सिर्फ न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, पावर भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, तो इसका मतलब हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो 3 है, फिर 10 है, और ये 17 है, ये मेरे पास आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि आप देखें इनका डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। जिसमें आप देखें A1 मेरे पास दिया हुआ है 3, और आप डी निकालें तो वो 10 -3 आता है, जो कि 7 आता है हमारे पास। और हम nth टर्म फार्मूला यूज करते हैं, वो मेरे पास होता था an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये आ गया an इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 7 है। ये 3 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करवाया 7n-1, तो जो nth टर्म बन गई वो बन गई 7n प्लस का 3, और माइनस का 7 करें तो -4 बनता है।
ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो सीक्वेंस हमने कंसीडर किया उसके मुताबिक nth टर्म हमारे पास ये बन गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो nth टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस होगा वो क्या बनेगी, मेरे पास 7n-4, इसका डिनोमिनेटर 7 था और इसकी होल पावर जो थी वो 10 थी। अच्छा, ये आंसर फाइंड होगी। नंबर 2 से पूछा इज द प्रोग्रेशन इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है या नहीं है, यानी कि वो इसकी बात कर रहा है, इस पूरी वैल्यू की बात कर रहा है। ठीक होगी बात। पहले तो हमने जस्ट कंसीडर किया था वो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। अब ये पूरी बात पूछ रहा है कि ये पूरी जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो हम कहेंगे नो। गिवन एक्सप्रेशन given progression is not arithmetic progression because there is not a common difference. Common difference between any two consecutive term. अच्छा, ये चीज आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं। देखें हमारे पास सेकंड वैल्यू है ब्रैकेट 10 डिवाइडेड बाय 7, देन ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर माइनस फर्स्ट वैल्यू ब्रैकेट 3/7 ब्रैकेट स्क्वायर, यह आया 13/7। ठीक होगी बात। अब यहाँ पर सेकंड वैल्यू आ जाएगी जो कि 10 है, और फिर यहाँ पर थर्ड वैल्यू आ जाएगी जो कि 17 है। ये 27/7 आया, तो दोनों डिफरेंट है ना। तो इस वजह से हमने कहा कि जो गिवन प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, कहता है इफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है, दो दे दिए इसमें। फर्स्ट है 3 है, 10 है, 17 है और ये 100 है। फिर एक और दे दी है, वो हमारे पास है 63 है, 65 है, 67 है और ये भी 100 है। हम इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। अगर आप देखें तो इसमें A1 निकालें तो 3 आता है, D निकालें तो 10-3 जो कि 7 आता है। इसमें देखें तो A1 63 आता है और इसमें डी निकालें तो 65 - 63 आता है जो कि 2 बनता है हमारे पास। अब क्वेश्चन ये है कि आर सच दैट देयर nth टर्म्स आर इक्वल, मतलब अगर आप इसकी nth टर्म निकालें ए एन और अगर आप इसकी nth टर्म निकालें ए एन, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे और उसकी इसकी मदद से हमें n की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो हम nth टर्म का फार्मूला लगाते हैं दोनों में, जो मेरे पास है A1 + n-1 इंटू डी, और यहाँ मैं लिख देता हूँ, उसको फिर बाद में सॉल्व करते हैं हम n-1 इंटू डी। हम इसकी nth टर्म निकालते हैं तो A1 की वैल्यू मेरे पास 3 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 7 है, तो ये 3 + 7 n-7, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म बनती है वो बनती है 7n-4। और आप इसमें देखें तो ये आता है an इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 63 है, n-1 इंटू डी की वैल्यू 2 है, तो ये आता है 63 + 2n-2, तो मेरे पास आ जाएगा ये 2n + 61। ये इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की nth टर्म मिलेगी। अब उसने कहा है कि दोनों nth टर्म आपस में इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या गिवन कंडीशन लिखेंगे हम। उसने कंडीशन ये दी है कि ये दोनों जो nth टर्म्स है ना वो आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब 7n-4 जो है वो इज इक्वल टू है 2n + 61। तो n को हम एक साइड पे लिख लेंगे और कांस्टेंट वैल्यू को हम एक साइड पे लिख लेंगे।
ये आपके पास आ जाएगा 5n और ये आ जाएगा 65। n इज इक्वल टू 65/5। जब आप 65 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 13। उसने कहा था n की वैल्यू फाइंड करनी, वो हमारी फाइंड हो गई है और इसी के साथ आपको क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, कहता है इफ द p टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज q। देखिए जब हम कहते थे ना nth टर्म, तो हम कहते थे वो an है। जब nth टर्म की बात करते थे तो वो an है। यहाँ उसने लिखा हुआ है p टर्म, इसका मतलब है वो ap है। वो कहते हैं कि वो q की इक्वल है। एंड जो ए क्यू टर्म है, मतलब कि ए क्यू है, वो जो है वो पी की इक्वल है। कहते हैं इन दोनों को सॉल्व करके nth टर्म निकालें और प्रूव करें कि वो nth टर्म ये वाली आएगी। ये हम क्वेश्चन प्रीवियस करते आ रहे हैं कि वहां पर हम क्या करते थे, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 होता था, वैसे इसको समझें, सॉल्व करना है आपने, ठीक है। और एक दो क्वेश्चंस और भी हमने इसी कैटेगरी के किए हैं। तो हम जब nth फार्मूला लगाते हैं, जहाँ मैं साइड में बताता हूँ आपको, जब हम nth टर्म फार्मूला लगाते थे तो वो क्या होता था, ए एन इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर देखें तो n की जगह पे p है, n की जगह पे क्या है हमारे पास, p है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ बाय रिप्लेस n विद p। तो जब p रिप्लेस करेंगे तो ये आ जाएगा ए पी इज इक्वल टू a1 प्लस p माइनस वन इंटू डी। इसका मतलब ए पी इज इक्वल टू a1 प्लस पी डी माइनस डी। ये मैंने डी को ना इन ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर आप एक चीज नोट करें कि a1 प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू ए पी लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखें ए पी हमारे पास शुरू में दिया हुआ है क्यू की इक्वल है, ये वाली वैल्यूज, ठीक होगी बात। और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1 का। अब मैं इसमें रिप्लेस करता हूँ q, क्योंकि अब मेरे पास एक q है n की जगह पर। तो बाय रिप्लेसिंग या बाय रिप्लेस n विद q, तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू a1 प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। तो ये आपके पास आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू a1 प्लस क्यू डी माइनस डी। तो इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू ए क्यू। और फिर बात वही है, ए क्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि वो p की इक्वल है। तो यहाँ मैं इसकी जगह पर p लिख दूंगा और इसको नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब मुझे यहाँ से a1 और d की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो 1 मेरे पास है जी a1 प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। a1 प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू p। जब इसको माइनस करेंगे इसके साइन चेंज हो गए और ये दो कैंसिल हो जाएंगी। अच्छा इसमें एक चीज देखें, ये भी कैंसिल हो जाती हैं। पीछे बच गया, वो बच गया पी डी माइनस क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। इन दोनों में से हम p माइनस क्यू लिख के d कॉमन निकाल लेते हैं। ऊपर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये p माइनस क्यू हो जाएगा। लेफ्ट साइड वाला p माइनस क्यू जब राइट साइड पे जाएगा तो वो डिवाइड की फॉर्म में चला जाएगा और p माइनस क्यू से p माइनस क्यू भी कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू ऑफ d जो बनेगी वो -1 बन जाएगी। अब d निकाल लिया, अब a1 चाहिए, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं या 2 में पुट कर लेते हैं बाय पुटिंग d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 की बात करते हैं तो मेरे पास थी a1 प्लस पी डी, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर डी है, ठीक है। अब यहाँ पर डी की जगह पे हमने -1 पुट करना है, तो यहाँ पर डी रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे डी रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे भी आ जाएगा -1। a1 माइनस पी प्लस वन इज इक्वल टू क्यू। तो ये a1 आ जाएगा
क्यू प्लस पी माइनस वन, इसको रीअरेंज कर लें तो ये बन गया पी प्लस क्यू माइनस वन। ये मेरे पास a1 की वैल्यू आ गई। अब कहता था आपने इसकी nth टर्म निकालनी है, तो फिर nth टर्म फार्मूला लगाते हैं हम, an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। अब a1 की वैल्यू पुट करें जो हमने निकाली है, वो है p प्लस क्यू माइनस वन, ये a1 की वैल्यू प्लस n माइनस वन, डी की वैल्यू माइनस वन। p प्लस क्यू माइनस वन, ये माइनस वन जो है, ये वाला माइनस वन इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस का n और प्लस का वन। ये प्लस का वन और माइनस का वन आपस में कैंसिल हो गए। तो अब जो nth टर्म हमारे पास आई है वो आई है p प्लस क्यू माइनस एन। आप देख सकते हैं उसने हमसे कहा भी था कि जब आप a1 और d निकाल लेंगे, उसके बाद जब n टर्म निकालेंगे तो ये आंसर है p प्लस क्यू माइनस एन, और हमारा अभी आंसर यही बना है। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, कहता है 1/a 1/b 1/c आर इन ए पी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शो डैट कि b जो है वो इसके इक्वल है। आपको पता है इसके अंदर हम क्या करते थे, हम दोनों के दरमियान कॉमन डिफरेंस निकालते थे। तो फर्स्ट डिफरेंस आता था 1/b माइनस 1/a। जब हम सेकेंड डिफरेंस निकालेंगे वो मेरे पास आएगा 1/c माइनस 1/b, थर्ड माइनस सेकेंड वैल्यू। हमें पता है कि दोनों डिफरेंसेस जो हैं आपस में इक्वल हैं, 1/b माइनस 1/a, फिर 1/c माइनस 1/b। आप देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें b सेपरेट करना है, तो यहाँ पर माइनस का या 1/b जो है जब लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी 1/b प्लस 1/b। और इसी तरह से ये जो माइनस का 1/a लेफ्ट साइड पे है, राइट साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 1/a हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे एलसीएम देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर 1 + 1 आ जाएगा। इधर एलसीएम ले लिया तो ए सी एलसीएम आ गया, ऊपर आ गया a + c। ये आपके पास आ गया 2/b इज इक्वल टू a + c/ac। अब इसको लिख सकते हैं b/2, यानी इसको उल्ट किया तो राइट साइड पे भी उल्ट करना पड़ेगा, यानी रेसिप्रोकल यूज करना पड़ेगी हमें। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो क्या था, b इज इक्वल टू 2ac/a + c, और ये भी b इज इक्वल टू 2ac/a + c। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैच हो चुका है। सो लास्ट पे हम लिखेंगे हैंस प्रूफ, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है हमारे पास, इसमें वही कंडीशंस दी हैं, थोड़ी सी चेंज कर दी हैं। 1/b 1/b 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कहता है देन शो दैट कॉमन डिफरेंस इज, यानी अब आपने कॉमन डिफरेंस d निकालना है, और वो a - c/2ac आना चाहिए। तो है तो वही है, फर्स्ट डिफरेंस निकालें तो वो क्या होता है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। फिर डिफरेंस निकालें, थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। अब हमने क्योंकि d की वैल्यू निकालनी है, तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। जब 1 और 2 ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड पे देखें तो ये d प्लस डी हो जाएगा। राइट साइड पे पहली इक्वेशन की वैल्यू फिर प्लस दूसरी इक्वेशन की वैल्यू आ जाएगी। इसमें क्या फायदा होगा कि 1/b पॉजिटिव 1/b नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और ये आपके पास आ जाएगा 2d। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/c माइनस 1/a। पॉजिटिव पहले लिख ली थी, नेगेटिव बाद में। इसका एलसीएम लिया, ए सी आ गया, ऊपर आ गया a माइनस सी। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पे डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये कॉमन डिफरेंस आ गया मेरे पास a - c/2ac। और यही चीज मुझे इसमें प्रूफ करनी थी, तो लास्ट में मैं लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड, कि अगर a 1/a 1/b और 1/c मैथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो a - c/2ac आएगा। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ, कहता है इफ a के टर्म एंड am टर्म डिनोट्स टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
पहले यहाँ पे देखें कि हमें पता है कि जो ए एन होता है वो इज इक्वल टू होता है A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी के। लेकिन अब यहाँ पे ए के चाहिए, तो एन की जगह पे के, A1 प्लस के माइनस वन इंटू डी, यानी कि जो ए के बनेगा वो बनेगा A1 प्लस के डी माइनस डी बनेगा। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 1 का। अच्छा, आपको नहीं समझ आ रही तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, बाय रिप्लेसिंग एन विद के। अच्छा, अब हमने रिप्लेस करना है बाय रिप्लेसिंग एन विद ए एम है, तो एम से रिप्लेस करना होगा। तो ये बन जाएगा ए एम इज इक्वल टू A1 प्लस एम माइनस वन इंटू डी, और ये आ जाएगा ए एम इज इक्वल टू A1 प्लस एम डी माइनस डी, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। यहाँ तक तो सेम वही था। नेक्स्ट कितना, देन शॉर्ट एट इट्स nth टर्म निकालनी है आपने कि वो आपके पास ये आंसर आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो हमें चाहिए ए के माइनस ए एम, यानी के माइनस एम करना पड़ेगा। तो के वाली 1 है, एम वाली 2 है, तो यहाँ हम लिखेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके A1 और डी की वैल्यू निकाल के nth टर्म में पुट करनी, जो उसने बताया वो आंसर आना चाहिए हमारा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपस में सॉल्व करते हैं, तो ए के माइनस ए एम राइट साइड करते हैं जी। राइट साइड में पहले हम लिखते हैं इक्वेशन 1 की वैल्यू, और वो हमारे पास है A1 प्लस के डी माइनस डी माइनस इक्वेशन 2 की राइट साइड वैल्यू A1 प्लस एम डी माइनस डी। अगर आपको इस तरह समझ नहीं आ रही तो मैं इसको दूसरे तरीके से लिख देता हूँ, ए के इज इक्वल टू A1 प्लस के डी माइनस डी, ये इक्वेशन 1 की वैल्यू। फिर ए एम इज इक्वल टू A1 प्लस एम डी माइनस डी, ये इक्वेशन 2 की वैल्यू। अब इसको हम माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज कर लेते हैं, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा ए के माइनस ए एम इज इक्वल टू के डी माइनस एम डी। अब राइट साइड पे देखें डी कॉमन है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए के माइनस ए एम इज इक्वल टू के माइनस एम इंटू डी, और के माइनस एम जब लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट होगा तो ये डिवाइड की फॉर्म में लिखा जाएगा, और यहाँ से हमें डी की वैल्यू फाइंड होगी। द वैल्यू ऑफ डी जो बनेगी वो बनी ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। अब रहेगा A1 की वैल्यू, ठीक है। अब डी की वैल्यू क्योंकि कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है तो इसलिए हम किसी इक्वेशन को यूज करेंगे, और यहाँ से मैं निकाल लेता हूँ इस इक्वेशन 1 को। मैं आगे यूज करता हूँ, तो यहाँ पे जो राइट साइड पे के डी है वो यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, और प्लस माइनस का डी जो होगा वो प्लस का डी हो जाएगा, और वो इज इक्वल टू A1 आ जाएगा। सो A1 की वैल्यू भी मिल गई आपको, और ये A1 की वैल्यू मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे राइट कर देता हूँ, और डी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास। ठीक है, के बाद अब मुझे लगानी है nth टर्म फार्मूला। nth टर्म फार्मूला मेरे पास क्या था जी, ए एन इज इक्वल टू A1 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जब A1 की वैल्यू पुट करते हैं तो वो आती है ए के माइनस के डी प्लस डी, और यह पास आ जाएगा प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप देखें तो ये माइनस के डी प्लस डी, ये प्लस एन डी माइनस डी, ये डी से डी क्या हो गया, कैंसल, और पीछे मेरे पास आ गया ए के माइनस के डी प्लस एन डी। अगर आप इसको रीअरेंज कर लें तो ये बनता है ए के प्लस एन डी माइनस के डी, और मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ गया प्लस एन माइनस के इंटू डी। अब मैं डी की वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ए के प्लस एन माइनस के इंटू डी की वैल्यू मेरे पास जो हमने निकाली थी वो क्या थी, ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। ये आ गई मेरे पास nth टर्म, और आप देखें हमने यही क्वेश्चन इसमें प्रूफ करना था, आप नोट कर सकते हैं इसको भी। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 19 भी
कंप्लीट हो गया और लास्ट पे लिख देंगे हम हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास दिया हुआ है, कहता है इफ A1 A2 A3 so on AN आर पॉजिटिव एंड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन प्रूव दैट, कि मेरे पास जो ये 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट A2 प्लस फिर 1 ओवर स्क्वायर रूट A2 प्लस स्क्वायर रूट A3 प्लस सो ऑन प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट AN-1 प्लस स्क्वायर रूट AN जो है वो इस चीज के इक्वल है। तो मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे देता हूँ कि हम लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड निकाल देंगे। अच्छा, अब इसमें एक चीज आप नोट करें कि यहाँ पर A1 है तो A2 है, फिर A2 के साथ A3 है, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू में एक ऐड हो रहा है तो सेकंड वैल्यू बन रही है। या ये कह लें जो सेकंड वैल्यू में और फर्स्ट वैल्यू में एक नंबर का डिफरेंस आ रहा है। जब nth टर्म तक जाएंगे तो ये an होगा, तो इससे पीछे क्या होगा AN-1, क्योंकि पिछली वैल्यू अगली वैल्यू से एक नंबर कम होती जा रही है। अच्छा, अब ये तो हमारा बन गया, ये पैटर्न बन गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक कंसीडर कर लेते हैं, इसके अंदर ले लेते हैं 1 ओवर स्क्वायर रूट A1 प्लस स्क्वायर रूट A2। हम इसके डिनोमिनेटर से सर्ड रिमूव करने के लिए क्या करते थे, इसके जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके उससे मल्टीप्लाई और इससे डिवाइड करवाते थे। अब ये क्योंकि सारी वैल्यूज आनी है, बार बार हम नहीं कर सकते, तो हम एक वैल्यू लेके वही पैटर्न सब पे अप्लाई करवा देंगे। ठीक होगी बात। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 ओवर। अगर आप नीचे नोट करें तो ये मेरे पास बन गया स्क्वायर रूट A1 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट A2 का स्क्वायर। तो इसका क्या फायदा हुआ, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया हमारे कैंसिल। तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 ओवर स्क्वायर रूट, अच्छा बल्कि नीचे वाला कैंसिल हो गया हमारे पास ना, तो ये जस्ट आ जाएगा A1 माइनस A2। तो अगर आप देखें कि डिनोमिनेटर में अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो वो बनेगा A2 माइनस A1। जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो A2 माइनस A1 जो है वो फॉर्मूला बनता था D का, तो नीचे बन गया माइनस डी। तो इसका मतलब जब मैं सेकंड वैल्यू सॉल्व करूंगा तो वो भी माइनस डी बनेगा, क्योंकि A3 माइनस A2 बनेगा डिनोमिनेटर में, तो वो भी डी होता है। इस तरह सारे नीचे डी बनते जाएंगे। तो हेंस मैं इनकी जगह पर लिख सकता हूं, जब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू पे देखें तो मेरे पास आया है स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 ओवर माइनस डी प्लस, अब ये 2 और 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट A2 माइनस स्क्वायर रूट A3 ओवर माइनस डी आ जाएगा, सो ऑन। इस तरह आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट AN-1 माइनस स्क्वायर रूट A ओवर माइनस डी आ जाएगा। अब इन सबके डिनोमिनेटर में देखें तो -1 ओवर डी हम कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर बच जाएगा स्क्वायर रूट A1 माइनस स्क्वायर रूट A2 प्लस स्क्वायर रूट A2 माइनस स्क्वायर रूट A3 प्लस सो ऑन स्क्वायर रूट AN-1 माइनस स्क्वायर रूट AN और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखें तो ये A2 कैंसल। अब जब इसके बाद आनी थी वो स्क्वायर रूट A3 पॉजिटिव आना था, वो भी कैंसल। इससे पीछे आना था वो माइनस स्क्वायर रूट में आना था, वो भी कैंसल। इसमें जो बचेगी, इसमें फर्स्ट एंड लास्ट टर्म बचेगी हमारे पास स्क्वायर रूट A माइनस स्क्वायर रूट AN। मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता देता हूँ। देखें, जब इससे नेक्स्ट टर्म आनी थी तो वो आनी थी प्लस स्क्वायर रूट A3 माइनस स्क्वायर रूट A4। देखो कैंसिल हो जाना था इसने भी। और जब इससे पीछे की बात करते हैं हम
ये मैं रेस कर देता हूँ। अच्छा, जब हम इससे पीछे की बात करते हैं तो वो माइनस स्क्वायर रूट ए एन माइनस वन, और ये आना था स्क्वायर रूट ए एन माइनस टू, उससे कम आनी तो ये भी कैंसिल हो जानी थी। इसलिए मैंने आपको बताया इसमें जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बचेगी बाकी सारी वैल्यू कट जाएंगी। अब यहाँ पर देखें तो अभी मुझे डी की वैल्यू चाहिए, और डी की वैल्यू हम nth टर्म से निकाल सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से हम डी निकालते हैं तो क्या बनेगा, ए एन माइनस वन इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी। तो मेरे पास आ गया ए एन माइनस ए वन ओवर एन माइनस वन इंटू डी। अब डी की वैल्यू इसमें पुट करते हैं, ये माइनस वन ओवर डी की वैल्यू निकालते हैं तो ए एन माइनस ए वन ओवर एन माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ए माइनस स्क्वायर रूट ए एन, लेकिन ये ए वन था स्क्वायर रूट में। ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ए वन माइनस स्क्वायर रूट ए एन ओवर ये एन माइनस वन ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे जब ये वाला माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो नीचे नहीं मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो ये ए वन माइनस ए एन आ जाएगा मेरे पास, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देखें तो ये ए वन का स्क्वायर रूट माइनस ए एन का स्क्वायर रूट इंटू एन माइनस वन। नीचे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी लगा लेते हैं और स्क्वायर भी लगा लेते हैं। इधर भी स्क्वायर रूट भी लगा दिया और स्क्वायर भी लगा लिया। इसका फायदा क्या हुआ, इसको हम दो दफा लिखेंगे, ए वन प्लस फिर ए एन, फिर एक इसको माइनस में लिखेंगे, वही बन गया फार्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। इससे क्या फायदा हुआ, ये माइनस वाला इससे कैंसिल हो गया। अब पीछे क्या बचा, पीछे बच गया जी एन माइनस वन ओवर ए वन का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ए एन, और ये इज इक्वल टू आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। सो लास्ट में हम लिखते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में 21 दिया हुआ है, इफ द रूट्स ऑफ इक्वेशंस आर इक्वल। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब रूट्स इक्वल होते थे ना, उसका मतलब ये होता था कि उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता था वो इक्वल टू जीरो होता था। ठीक होगी बात। और फिर हमने प्रूव करना है कि जो ए बी सी है ना वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन राइट करते हैं, जो मेरे पास है बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्र, फिर है सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से देखें द वैल्यू ऑफ ए जो है वो बी माइनस सी है, द वैल्यू ऑफ बी जो है वो सी माइनस ए है, द वैल्यू ऑफ सी जो है वो ए माइनस बी है। ये आपने एक ना याद होगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इससे कंपेयर करके ए बी और सी की वैल्यू निकालते थे हम हमेशा से। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कह दिया है कि इसके रूट्स आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब जब इसका हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है वो इज इक्वल टू जीरो है। वैल्यू पुट कर दें, अगर बी की वैल्यू देखें तो वो है सी माइनस ए का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू देखें तो बी माइनस सी, और सी की वैल्यू देखें तो ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। सी माइनस ए का होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए सी, या इसको हम टू सी ए लिख लेते हैं चले, माइनस फोर इंटू, अब इसको ब्रैकेट में रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ए बी माइनस बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी और सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसको रीअरेंज कर लें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी ए माइनस फोर ए बी प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस फोर सी ए माइनस फोर बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखें यहाँ के पास वैल्यूज बनती हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, लेकिन इसमें टू सी ए और फोर सी ए सॉल्व होंगे तो सिक्स बन जाएंगी,
लेकिन इसमें 3 वैल्यूज ऐसी हैं जो स्क्वायर बन रही हैं, जैसे ये स्क्वायर बन रहा है, ये स्क्वायर बन रहा है और ये स्क्वायर बन रहा है। तो पहले मैं लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस 4b² प्लस c² माइनस 4ab माइनस 4bc और माइनस 2ca प्लस 4ca सॉल्व किया तो 2ca इज इक्वल टू 0। ये एक फॉर्मूला बन गया। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आपने फॉर्मूला पढ़ा था। मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। लेकिन यहाँ माइनस में भी है तो हम माइनस में बना लेंगे, लेकिन आप बस फॉर्मूला का पैटर्न समझ लें। फर्स्ट वैल्यू देखें तो ये a का स्क्वायर बनता है, सेकंड वैल्यू देखें तो ये 2b का स्क्वायर बनता है, थर्ड वैल्यू देखें तो ये c का स्क्वायर बनता है। अभी जो पैटर्न लिखेंगे 2ab है, अब ये प्लस का है या माइनस का है अभी अंदाजा हो जाएगा। अभी एक दफा मैं सिर्फ प्लस लगा रहा हूँ, ठीक है। 2 इंटू ए की वैल्यू a है और b की वैल्यू कितनी है 2b है। अब जरा इसको सॉल्व करें, ये कितना बनता है 4ab और 4ab हमारे पास नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आना था माइनस। फिर 2bc, फिर अज्यूम कर लेते हैं प्लस का है। 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास है 2b, सी की वैल्यू मेरे पास है c, क्योंकि याद रखना आपने ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है और ये c की वैल्यू है। अच्छा, अब इसको ओपन करके देखते हैं तो मेरे पास ये आता है 2 टू 4b और c, 4bc फिर नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा मेरे पास। लास्ट पे देखते हैं 2ca प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, ये 2ca पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा और इज इक्वल टू 0। अब ये फार्मूला क्लोज किया तो ये मैंने फार्मूला बना लिया, फार्मूला बना के इसको मैं क्लोज करूंगा तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। लेकिन क्योंकि इसमें माइनस भी है तो फिर माइनस का भी ख्याल करना पड़ेगा। अब वो साइन कैसे लगाना है, अब उसके लिए आप देखें आपके पास यहाँ पर कोई दो ऐसी वैल्यूज होंगी जिनका प्रोडक्ट लेते हैं तो पॉजिटिव आंसर आ रहा है। वो कौन कौन सी हैं, थर्ड वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू। इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, जो सेकंड वाली वैल्यू है वो नेगेटिव रहेगी। तो ये मामला क्लोज हो गया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जब 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 0 ही रहेगा। अब आप देखिए तो ये बन गया a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। अब आपको पता है इसको हम लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, और 2b की जगह पे मैं लिख लेता हूँ b प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। अगर आप एक चीज नोट करें कि अगर ये a लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस का a हो जाएगा, और इन दोनों में से चले मैं इस b की बात कर लेता हूँ, इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो ये b नेगेटिव का हो जाएगा। और आप चीज नोट करें कि अगर मेरे पास ए बी सी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है b माइनस ए, सेकेंड डिफरेंस क्या है c माइनस बी, तो दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, तो ये भी दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो सो लास्ट में लिख दूंगा हैंस प्रूव्ड ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, इफ द थ्री साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स साइड। अच्छा, आपको याद है हमने वो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जब अज्यूम करना पड़ेगा हमें 3 साइड 4 साइड यानी 3 नंबर्स 4 नंबर्स, तो वो यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं 3 साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल्स, राइट ट्राइंगल्स आर। हमारे पास है जी a माइनस डी, फिर a, फिर a प्लस डी। आपको याद होगा ये मैंने बताया था जब भी थ्री नंबर्स लेने तो आपने ये नंबर्स यूज करने हैं, या आप यूज कर सकते थे a प्लस डी, a प्लस 2d। तो अब यहाँ पर देखें सबसे बड़ी साइड आपको ये वाली मिलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में है, तो इसलिए ये छोटी साइड हो गई सबसे ज्यादा, ये सेंटर वाली साइड हो जाएगी। जो सबसे बड़ी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। और ये हमें आइडिया भी है कि a प्लस डी जो है वो हाइपोटेनियस है,
यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ कि जो हाइपोटेनियस होगी वो ए प्लस डी होगी। तो इन दोनों में से कोई एक साइड को हम बेस का नाम दे देते हैं, चलिए ए को बेस ले लेते हैं, और जो परपेंडिकुलर है उसको हम ए माइनस डी ले लेते हैं। जब हमारे पास फॉर्मूला में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, वो हमारे पास क्या था जी, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्योंकि हमने इनकी साइड्स के दरमियान रेशियोज निकालनी थी, तो इन साइड की वैल्यूज आएंगी तो फिर ही कैलकुलेशन होगी हमारी। तो इसलिए राइट ट्राइंगल्स के अंदर 3 साइड्स होती हैं, वो मैंने यूज करनी है। यहाँ पर आ गया ए प्लस डी होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस के हमने कंसिडर किया था ए, तो ये ए स्क्वायर, इसको हमने कंसिडर किया था ए माइनस डी, तो ये ए माइनस डी होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। ये आ गया ए स्क्वायर, फिर इसको ओपन किया तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad। हम क्या करते हैं कि हमारे पास ये जो तीनों वैल्यूज हैं, हम इसको लेफ्ट साइड पे कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2ad इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका फायदा ये हुआ कि ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गए। 2ad निकालेंगे तो 4ad होगा, जो कि ए स्क्वायर की इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर ए निकालेंगे तो वो 2d आ जाएगा, क्योंकि 2 दफा ए ना, वन टाइम ए कैंसिल हो जाएगा। ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। और अगर मैं बात करता हूँ, मैंने कहा था कि मेरे पास एक वैल्यू है ए माइनस डी, एक साइड मैंने ली थी ए माइनस डी, दूसरी साइड मैंने ली थी ए, तीसरी साइड मैंने ली थी ए प्लस डी। ए की वैल्यू पुट करते हैं तो ये 2d माइनस डी, सॉरी ये 4d है, यहाँ पे आ जाएगा 4d। 4d माइनस डी इज इक्वल टू 3d, फिर यहाँ पे 4d और यहाँ पे आ गया 4d प्लस डी इज इक्वल टू 5d। अब मुझे निकालनी है इनके दरमियान रेशो, तो ये आ जाएगा 3d रेशो 4d रेशो 5d। सबको हमने d पे डिवाइड किया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3:4:5। तो ये मेरे पास बेसिकली था 3:4:5 इज द रेशियो ऑफ द साइड्स। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है हमारे पास, क्या था, फाइंड द nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज अ लीनियर एक्सप्रेशन इन n। देखिए जो लीनियर इक्वेशन होती थी ना, अगर उसकी बात करते हैं तो मेरे पास आती थी ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब उसने एक्सप्रेशन बोला है तो वो ए एक्स प्लस बी हो जाएगी। लेकिन अब उसने कहा है कि जो लीनियर एक्सप्रेशन है वो एन की फॉर्म में हो, तो वो ए एन प्लस बी हो सकता है, वेयर ए बी जो है वो मेरे पास क्या हो सकती है, कांस्टेंट टर्म हो सकती है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ कि मेरे पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है विद वेरिएबल एन, जिसकी जो nth टर्म है ना, जो ए एन लिखी जगह वो हम लिख लेते हैं ए एन प्लस बी, वेयर हम कंसीडर करते हैं कि ए एंड बी आर जो है वो कांस्टेंट है। क्योंकि आपको पता है वो 2x+3 या 2 और 3 कांस्टेंट होते हैं ना हमारे पास, इस तरह कुछ भी आ सकते हैं। अब हम यहाँ पे ना कुछ टर्म्स लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पुट करता हूँ कि n की वैल्यू 1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं और 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम जब a1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा a×1 प्लस बी, जो कि a प्लस बी आ जाएगा। जब हम 2 पुट करेंगे तो a×2 प्लस बी, जो कि 2a प्लस बी आ जाएगा। फिर हम a3 निकाल रहे थे तो a×3 प्लस बी, तो ये आ जाएगा 3a प्लस बी आ जाएगा।
अब हम डिफरेंस निकालते हैं। जब फर्स्ट डिफरेंस निकालते हैं वो A2 माइनस A1 होता था हमारे पास। तो A2 की वैल्यू मेरे पास है जी 2A प्लस बी माइनस A प्लस बी। इसको ओपन करते हैं तो ये 2A प्लस बी माइनस बी, तो ये B से B क्या होगा हमारा, कैंसर। 2A में से A निकाला तो डिफरेंस मेरे पास जो आया वो A आ गया। अब सेकंड डिफरेंस निकालते हैं। तो हमने कहा था वो A3 माइनस A2 होता है हमारे पास। अगर A3 की बात करते हैं तो वो 3A प्लस बी -2A+B हमारे पास था। इसको सॉल्व करते हैं तो 3A+B -2A-B, इसमें फिर B से B कैंसल। लेकिन जब 3 -2 करते हैं तो फिर A आता है। अब चेक करें, इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम है इसका मतलब अब ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है जिसकी nth टर्म हमारे पास मौजूद है, और वो वो जो प्रोग्रेशन है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन होती है कि उसमें जितने भी आप कॉमन डिफरेंसेस निकालते हैं सबका आंसर सेम आता है। सो लास्ट में हम लिखेंगे हैंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट ए between any two consecutive terms. So progression in arithmetic progression, ये इज आना है यहाँ पे। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया और साथ ही आपकी एक्सरसाइज 6.2 भी कंप्लीट हो